हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब दल बदल कानून। दल बदल कानून। अब एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड हम कुछ बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जो एंटी डिफेक्शन लॉ था ये 1985 में आया था एंड 1985 में इसे बनाया गया था। इसे 52वें संविधान संशोधन यानी 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बनाया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ को 10th शेड्यूल यानी 10वीं अनुसूची में रखा गया था। तो दो क्वेश्चन तो यहीं पे बनते हैं कि भाई किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ को बनाया गया था, 52वें संविधान संशोधन द्वारा, और किस शेड्यूल में रखा गया था, 10th शेड्यूल में रखा गया था। तो दो क्वेश्चन यहीं पे बनते। अब एंटी डिफेक्शन लॉ को लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? जो पॉलिटिकल डिफेक्शन है उसे कर्व करना, पॉलिटिकल डिफेक्शन को कर्व करना, जो एमपी और एमएलए की जो खरीद फरोख्त की जाती थी उसे खत्म करना, जो सरकार को अस्थिर बनाने की कोशिश की जाती थी उसे समाप्त करना। तो इस आधार पे ये एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके आया गया था। अब यहां पे एक है कि एमपी और एमएलए क्या होता है। हालांकि इसका आंसर अधिकांश लोगों को पता होगा, लेकिन जिसे नहीं मालूम उसे बता रहे हैं कि एमपी मतलब हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड एमएलए मतलब हो गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो होता है उसके कुछ ग्राउंड के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्राउंड के बारे में एंटी डिफेक्शन लॉ। सबसे पहले तो अगर कोई एमपी या एमएलए अपनी सदस्यता, जिसे यानी पॉलिटिकल पार्टी से वो चुना गया था, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी से वो अपनी सदस्यता स्वेच्छा से वापस ले लेता है तो उसका जो लोकसभा जो उसकी सदस्यता है लोकसभा या फिर विधानसभा में वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसने अपनी स्वेच्छा से अपना नाम लिया है। एमपी या एमएलए ने, एमपी या एमएलए ने पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो चुना गया है उससे स्वेच्छा से वहां पे अपना नाम वापस ले लेता है, तो उसकी सदस्यता लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो राज्य विधानसभा से ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। ये इसका डिस्क्वालिफिकेशन का है। सेकंड, अगर व्हिप जारी किया जाता है, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा व्हिप जारी किया जाता है। व्हिप क्या होता है? व्हिप के द्वारा होता है कि पॉलिटिकल पार्टी अपने सारे के सारे मेंबर को, जो उसके पार्टीज के होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमपी के, वो सबको इकट्ठा करती है और उनको बोलती है कि भाई इस बिल पर वोटिंग होने वाली है और आपको इसके फेवर में है कि इसके अगेंस्ट में आपको वोट करना है, जो पॉलिटिकल पार्टी चाहती है। तो व्हिप इसके लिए जारी किया जाता है। तो अब व्हिप जारी कर दिया जाता है, लेकिन अगर बिल पर वोटिंग होती है और जो एमपी है या एमएलए है उस वोटिंग यानी उस बिल जो वोट हो रहा है वो पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट यानी व्हिप के अगेंस्ट अगर वो वोट कर देता है या कि फिर वहां पे एब्सेंट हो जाता है, तो ये भी एक ग्राउंड बनता है डिस्क्वालिफिकेशन का, कि भाई अगर वो अगेंस्ट वोट दे देता है या कि फिर एब्सेंट हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है, तो ये भी एक ग्राउंड बन जाता है कि इसका डिस्क्वालिफिकेशन का एक ग्राउंड बन जाता है। सेकंड। थर्ड जो है, अगर कोई एमपी एमएलए इंडिपेंडेंट रूप से वो चुना जाता है, यानी कोई अगर एमपी एमएलए है वो निर्दलीय दल से चुना जाता है, यानी वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं चुना गया है,
वो निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंटली वो चुना गया है, तो उसके बाद अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसकी जो सदस्यता है समाप्त हो जाएगी। इसके बाद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसकी मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी, ये हो गए। इसके अलावा जो लोकसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, लोकसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर को कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट करता है। जो अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स होते हैं, लाइक साहित्य के क्षेत्र में या कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में या कि विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जो होते हैं एक्सपर्ट्स, उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है ताकि उनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो सके। तो जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, अगर वो 6 महीने के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो ठीक है। अदरवाइज 6 महीने के बाद अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनकी सदस्यता भी समाप्त कर दी जाएगी, यानी वो भी अब उनका भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। तो जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो अगर 6 महीने के अंदर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले तो ठीक है, लेकिन अगर 6 महीने के अंदर नहीं कर पाते तो उनका भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। तो इसके अलावा अब जो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो डिसीजन होता है वो कौन लेता है? स्पीकर लेता है। स्पीकर द्वारा डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिसीजन लिया जाता है। तो ये कुछ ग्राउंड हो गए जिनके बारे में हम डिस्कस कर लिए। पहला था कि भाई एमपी एमएलए अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दे तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। अगर वो व्हिप जारी किया गया किसी पॉलिटिकल पार्टी के, उसमें पॉलिटिकल पार्टी ने व्हिप जारी किया और उसके अगेंस्ट में या कि वहां पे एब्सेंट हो गया तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो गई जो वोट देते टाइम। तीसरा, अगर जो इंडिपेंडेंट अगर कोई चुना है और उसके बाद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। या कि जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर है, 12 नॉमिनेटेड मेंबर ने अगर 6 महीने के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो ठीक है। अदरवाइज 12 नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनकी सदस्यता भी समाप्त कर दी जाएगी, वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। और जो डिस्क्वालिफिकेशन से जो रिलेटेड संबंधी जो डिसीजन होता है वो कौन लेता है? वो लेता है स्पीकर। तो ये पूरे को पूरे ग्राउंड से संबंधित हमने डिस्कस कर लिए। अब कुछ फेवर में, अब एंटी डिफेक्शन लॉ के कुछ फेवर में हम बात कर लेते हैं, यानी उसके पक्ष में कुछ बातें कर लेते हैं। कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस लिए ज्यादा जरूरी है? सबसे पहले तो स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए, सबसे पहले स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए ये गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। क्या है, गवर्नमेंट गिर जाती थी जैसे 1980s और 90s के टाइम पे होता था कि वहां उस टाइम पे अलायंस की गवर्नमेंट रहती थी, गठबंधन की सरकार रहती थी और जो पॉलिटिकल पार्टी रहती थी, एक पार्टी सरकार के जो एमपी या एमएलए होते थे उनकी खरीदारी कर लेती थी। उन्हें अपने साइड में लाने के लिए उन्हें अलग अलग लोग लालच दिया करते थे, जिसके कारण क्या होती थी, गवर्नमेंट का सपोर्ट खिंच जाता था, उनके एमपी या एमएलए उनसे निकल जाते थे और गवर्नमेंट स्टेबलाइज नहीं रह पाते थे, गवर्नमेंट स्थायित्व नहीं रह पाता था। और इसके कारण गवर्नमेंट जिस काम के लिए आई रहती है वो काम वो अपना नहीं कर पाती। तो जब से एंटी डिफेक्शन लॉ आए तो गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी आई, यानी गवर्नमेंट क्या है, लंबे समय तक चलती है। सेकंड अगर बात की जाए तो इससे आए राम गए राम, इससे आए राम गए राम की राजनीति खत्म हुई है। आए राम गए राम की राजनीति क्या है? गए राम नाम के एक एमएलए थे जिन्होंने 2 सप्ताह के अंदर यानी 2 वीक के अंदर इन्होंने 3 बार अपनी निष्ठा बदली थी, यानी 3 बार इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को बदला था। तो जब ये 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तब उसके बाद से कहा जाने लगा गए राम आए राम हो गए। तब से ये पूरा का पूरे इस राजनीति को ही, जो खरीद फरोख्त की राजनीति होती है, एक एमपी एमएलए को खरीदा जाता है, उसे आए राम गए राम की राजनीति कहने लग गया कि भाई जो वो कभी यहां कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में। इस तरीके से आए राम गए राम की राजनीति जो थी एंटी डिफेक्शन लॉ के बाद से खत्म हो गई। तीसरा अगर बात किया जाए तो जो पॉलिटिकल पार्टी है
पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी डिसिप्लिन आया, डिसिप्लिन आया, डिसिप्लिन आया। विप आया। क्या जो पॉलिटिकल पार्टी के जो उसके सदस्य थे, जो एमपी एमएलए थे, वो अपनी पार्टी के प्रति लॉयल हुए। अब क्या विप जारी कर दिया जाता था, तो विप जारी करने के कारण वो सिर्फ उसी डिसीजन को मानते थे जो पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन होता था, उन्हें ही वो मानते थे। तो एक तरीके से उन पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी क्या हुआ, डिसिप्लिन आया, अनुशासन आया कि उसके एमपी और एमएलए क्या है, अपनी पार्टी का विरोध नहीं करते थे। इसके अलावा हो गया, तो ये जो हुआ एंटी डिफेक्शन लॉ के फेवर में कुछ बात कर ली। अब एंटी डिफेक्शन लॉ के अगेंस्ट में कुछ बात कर लेते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ के अगेंस्ट में, बात किया जाए तो एमपी और एमएलए की फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है। यानी एमपी और एमएलए जो है वो ये चॉइस नहीं कर पा रहे, यानी उन्हें ये आजादी नहीं कि वो किसे वोट देंगे और किसे वोट नहीं देंगे। अगर कोई बिल आ रहा है तो किस साइड वोट करें और किस साइड वोट नहीं करें, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी व्हिप जारी कर देती है। व्हिप जारी करने के बाद जो पॉलिटिकल पार्टी चाहती है उसी के आधार पर उन्हें भी अपना वोट देना पड़ता है। तो यहां पे एमपी या एमएलए के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है। वहीं अगर बात किया जाए जो दूसरी डेमोक्रेसी लाइक यूएसए हो गई, यूके हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, यहां की डेमोक्रेसी में क्या है, यहां की जो पॉलिटिकल पार्टी यानी वहां की जो पार्लियामेंट होती, वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका अलग स्टैंड हो सकता है, और वहां के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है उनका अलग स्टैंड हो सकता है। लेकिन हमारे देश की बात किया जाए तो जो पॉलिटिकल पार्टी, जो पार्टी का स्टैंड होगा वही एमपी या एमएलए का भी स्टैंड होगा। क्योंकि एक तरीके से व्हिप जारी कर दिया जाता है तो वो उन्हें वही डिसीजन लेना होता है, उन्हीं को वोट करना होता है जिसका पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है। तो एक तरीके से इफेक्टिव डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। सेकंड की बात की जाए, जो दूसरा है कि भाई एमपी और एमएलए किसके द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, यानी हमारे द्वारा चुने जाते हैं, और वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और हमने उन्हें पार्लियामेंट में इसलिए चुनकर भेजा है ताकि वो हमारे लिए कुछ कानून बना सके, हमारे वेलफेयर को सुनिश्चित कर सके, हमारी डिमांड, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर सके। लेकिन चूंकि व्हिप है, चूंकि एडीएल है यानी एंटी डिफेक्शन लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ के कारण व्हिप जारी कर दिया जाता है, उसके कारण उन्हें पॉलिटिकल पार्टी के ही आधार पर अपना वोट देना पड़ता है। तो एक तरीके से जो वो हमारे लिए काम करना चाहते थे, हमारे लिए जो काम करना चाहिए, अब वो हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में जो पावर है बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज है, पावर यानी कुछ हाथों में सीमित है। जैसे अगर बात कर दिया जाए तो बीजेपी में नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है, या कि अमित शाह तक ही है, या कि कांग्रेस की बात किया जाए तो गांधी परिवार वहीं तक है जो पूरी की पूरी पावर। तो एक तरीके से तो ये क्या है, ये इफेक्टिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, यानी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उसके अगेंस्ट है। इवन इफेक्टिव जो फ्रीडम ऑफ चॉइस जो एमपी एंड एमएलए है उनके भी अगेंस्ट है। और इससे भी ज्यादा खराब कंडीशन तब हो जाती जब डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिसीजन कौन देता है, स्पीकर द्वारा दिया जाता है। यानी जो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिसीजन स्पीकर द्वारा दिया जाता है, और स्पीकर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का होता है। जो मैक्सिमम जो चांसेस होते हैं, जो मैक्सिमम देखा गया है कि भाई स्पीकर जो होता है, जो मेजोरिटी की जो पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसकी गवर्नमेंट बनती है उसी का स्पीकर होता है। तो और स्पीकर बनने के बाद भी वो अपनी पार्टी से यानी अपनी सदस्यता नहीं समाप्त करता है, यानी वो उसके बाद भी उसका मेंबर बना रहता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो फेवरिज्म तो होता है, यानी पक्षपात तो देखा गया है। तो डिस्क्वालिफिकेशन में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है स्पीकर के द्वारा। और अगर पिटीशन यानी एक बार डिस्क्वालिफिकेशन हो गया एमपी एमएलए का, उसके बाद वो पिटीशन भी जारी कर दे, यानी पिटीशन भी डाल दे सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद भी केसेस लंबित
केसेस जो है बहुत ज्यादा पेंडिंग होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो केस बहुत लंबा चलता है, यानी 3 से 4 साल के बाद डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिसीजन आएगा कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन सही है या कि गलत है। तो एक तरीके से उस टाइम तक तो जो गवर्नमेंट का टेन्योर होता है, गवर्नमेंट का जो कार्यकाल होता है, वो भी समाप्त हो जाता है। तो ये जो है हमारे डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। इसके अलावा जो एमपी या एमएलए होते हैं वो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, यानी जो पब्लिक का इंटरेस्ट होता है उसके लिए काम करते हैं। लेकिन चूंकि एडीएल है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के होते हुए क्या करते हैं, अपने पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। जो उनके जो लीडर होते हैं उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, यानी आंख मूंद करके उनका विश्वास करते हैं। अब इससे क्या होता है, अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर एडीएल नहीं है, एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है, तो इसका प्रॉफिट ये होगा कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी और कोई बिल लेकर आती है या कि बिल पर चुनाव होता है, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, उस बिल पर अपने पूरे एमपी या एमएलए से डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसे लगेगा कि अगर वो बिल प्रस्तुत भी करती है उसके बावजूद बिल पर उसके अगेंस्ट अगर उसके एमपी एमएलए वोट कर देते हैं, और या कि वो मेजोरिटी में है और मेजोरिटी में होने के बावजूद उसका बिल पास नहीं होता, क्योंकि उसके एमपी एमएलए उससे फेवर यानी उसके सपोर्ट में वोट ना करके उसके अगेंस्ट वोट कर देते हैं, तो ऐसे में उसकी इंसल्ट होगी। तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी क्या चाहेगी कि सबसे पहले तो हम पूरे अपने जो मेंबर हैं, जो अपने एमपी एमएलए, उनसे सबसे पहले डिस्कस करें। तो इससे क्या होगा, एक हेल्दी डिस्कशन होगा बिल के ऊपर, तो इससे एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। लेकिन एडीएल होने के कारण, एंटी डिफेक्शन लॉ होने के कारण क्या व्हिप जारी कर दिया जाता है, और व्हिप जारी करने के बाद जो पॉलिटिकल पार्टी का जो डिसीजन होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी कहती है, उसे ही मेंबर यानी उसी आधार पर एमपी और एमएलए वोट कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जो पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो सर्व नहीं हो पाता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी नहीं आ पाती, ये एडीएल के कारण, एंटी डिफेक्शन लॉ के कारण। क्योंकि क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी में बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन है, इसका डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ है कि जो डिसीजन है वो ऊपर से ना आकर के बल्कि नीचे से, बल्कि सारे के सारे पहलुओं से आए, सारे जितने भी एमपी एमएलए उनके द्वारा डिसीजन लिया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा पावर सेंट्रिक है। तो ये हो गए अगेंस्ट में बात कि भाई जो एंटी डिफेक्शन लॉ को क्यों खत्म कर देना चाहिए। या कि इसके अलावा एक और है कि भाई जो एमपी है, एमएलए है, एमपी एमएलए और पब्लिक के बीच, एमपी एमएलए और पब्लिक के बीच जो लिंक है एडीएल के कारण, एंटी डिफेक्शन लॉ के कारण, वो भी कमजोर हुई है। तो ये पूरा एडीएल के बारे में अगेंस्ट में हम बात कर लेते हैं। अब इसके अलावा कुछ कमीशन की रिकमेंडेशन भी है, कुछ कमीशन की रिकमेंडेशन है, कमीशन या कि कुछ कमेटीज की रिकमेंडेशन है, कुछ कमेटीज की रिकमेंडेशन है। सबसे पहले दिनेश गोस्वामी कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी। दिनेश गोस्वामी कमेटी का कहना है कि भाई जो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो डिसीजन है वो स्पीकर ना ले, जो डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित डिसीजन वो स्पीकर ना ले, बल्कि उसकी जगह प्रेसिडेंट ले या गवर्नर ले। जब भी लोकसभा या राज्यसभा में डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिसीजन लेना हो तो वहां पे प्रेसिडेंट ले, और जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या राज्य विधानसभा में जब डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित डिसीजन लेना हो तो वहां पे गवर्नर डिसीजन ले, और वो उसे इलेक्शन कमीशन एडवाइस करे, यानी इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पर प्रेसिडेंट या गवर्नर डिसीजन ले डिस्क्वालिफिकेशन संबंधित। इससे क्या होगा, जो इससे जो एडीएल है यानी एंटी डिफेक्शन लॉ का अच्छे से इंप्लीमेंटेशन होगा, और जो स्पीकर अपनी पावर का जो मिसयूज करते हैं उसे रोका जा सकता है। तो दिनेश गोस्वामी की रिपोर्ट है, कमीशन की रिकमेंडेशन थी। इसके अलावा लॉ कमीशन जो है, लॉ कमीशन की 170वीं रिपोर्ट जो 1999 में आए थे, जो लॉ कमीशन की 170वीं रिपोर्ट है जो 1999 में आई थी, उसमें कहा गया था कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टी यानी चुनाव से पहले, इलेक्शन से पहले अगर पॉलिटिकल पार्टी के बीच क्या हो जाए, पॉलिटिकल पार्टी के बीच अलायंस बन जाए, तो उसे आप एक अलायंस ही समझे,
अगर पॉलिटिकल पार्टी के बीच अलायंस बन जाए तो आप उसे एक पॉलिटिकल पार्टी ही समझिए, यानी उसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी समझ करके आप ना चले, बल्कि चूंकि इलेक्शन से पहले अलायंस बन गए तो उसे आप एक पॉलिटिकल पार्टी समझे। ये लॉ कमीशन का कहना था। इसके अलावा जो विप जारी किया जाता है उसे इंपॉर्टेंट इशू पर जारी किया जाए, यानी जो इंपॉर्टेंट इशू है लाइक नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गए, अविश्वास प्रस्ताव, या कि मनी बिल हो गए, धन विधेयक, यहां पर आप सिर्फ जो आप विप जारी करें, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट गिर सकती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो गए तो फिर गवर्नमेंट गिर जाएगी। मनी बिल अगर पारित नहीं हुआ तो फिर वहां पे गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो आप यहां पर क्या करिए, आप विप जारी करिए, और जो छोटे छोटे इशू है वहां पर आप एमपी या एमएलए को अपनी इच्छा के अनुसार काम करने दीजिए। इससे क्या आपके यहाँ ट्रू डेमोक्रेसी आएगी। तो ये विप के बारे में हो गया। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन थी। इलेक्शन कमीशन की भी सेम रिकमेंडेशन थी कि भाई जो डिस्क्वालिफिकेशन संबंधित जो डिसीजन है वो कौन ले, वो प्रेसिडेंट या गवर्नर ले, और उसके लिए इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन जरूरी है। इलेक्शन कमीशन उसे एडवाइस करे और वो एडवाइस बाइंडिंग होनी चाहिए, यानी जो इलेक्शन कमीशन बोले वो बाइंडिंग हो, वो बाध्यकारी हो, उसे प्रेसिडेंट या गवर्नर को मानना चाहिए। यानी जो इलेक्शन कमीशन ने बोली कि भाई इस एमपी या एमएलए की डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए तो उसे प्रेसिडेंट या गवर्नर माने, और अगर वो बोले कि भाई इसकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए तो प्रेसिडेंट या गवर्नर उसकी तब भी बात माने। तो ये हो गया कुछ कमेटीज की रिकमेंडेशन। इसके आधार पर जो एंटी डिफेक्शन लॉ को हमने डिस्कस कर लिया। तो हमने एंटी डिफेक्शन लॉ के कुछ बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस किया, बेसिक्स के बारे में, उसके फेवर में, उसके अगेंस्ट में, और कुछ जो ग्राउंड है जिसके आधार पर एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल होता है, या कि फिर हमने कुछ कमेटीज की रिकमेंडेशन को भी पढ़ा। तो इस तरीके से हमने एंटी डिफेक्शन लॉ को पूरा पढ़ लिया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।